बना देगा। जबरदस्त प्लान, आज उसके बारे में डिटेल दूंगा। 33 लाख करोड़ यूपी में पैसे की बरसात क्यों हो रही है, आज उसका चैप्टर भी। बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, मोदी योगी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया। यह कैसे संभव हुआ, आज उसके बारे में बताऊंगा। यूपी में योगी ने क्या बदला कि किस्मत पलट गई यूपी की, आज उसकी एक एक डिटेल दूंगा। इसके बाद आईएमएफ लौट गया पर पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिली है। पाकिस्तान में अब क्या होगा, आज उसका चैप्टर भी है। देश की बर्बादी मंजूर पर वो दो शर्तें जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। लोग मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन वो दो शर्तों पर पाकिस्तान अटका पड़ा है। वो दो शर्तें क्या हैं, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी के बर्थडे पर सरप्राइज पार्टी देने वाले मुस्लिम दोस्त कौन थे। अल्पसंख्यकों के लिए मोदी ने बजट घटाया, इसका सच क्या है, इसका भी चैप्टर होगा। और आखिर में स्पोर्ट्स का चैप्टर, रविंद्र जडेजा के बॉल से छेड़छाड़ करने का सच क्या है, और इंडिया की एक टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 2 टीम का टेस्ट मैच क्यों चल रहा है। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। महाराष्ट्र को आज 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवाजी टर्मिनस से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एक ट्रेन मुंबई सोलापुर रूट पर चलेगी और दूसरी जो है वो मुंबई शिरडी रूट पर चलनी है। इसके बाद महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 4 हो जाएगी, जबकि देश में अब कुल 10 रूट पर इस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। उनकी तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। वो एक दिन पहले देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरने पर बैठे थे। तभी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें उनके बेहोश होने की खबर आई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के महरौली में आज डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। बुलडोजर की मदद से अवैध तरीके से निर्माण जो हुआ था उसको गिरा दिया गया। इसके विरोध में इलाके के लोग सड़क पर उतर आए। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद 16 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने का काम रोक दिया गया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक और नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने अपने सबसे छोटे और कुछ उद्योगपतियों से जुड़ा कार्यक्रम भर नहीं है। इसमें देश और यूपी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला चैप्टर है। बॉस, मैं कह ना रहा हूं, ये आपको अगर ये जिस तरह से चल रहा है और ये जमीन पर उसी तरीके से उतरता चला गया तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। वैसे ही अभी इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये कमाल की चीज हो रही है यूपी में, और ये पूरे देश को देखना चाहिए आज ये चैप्टर कि जो यूपी में होगा वो कैसे पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। ये समिट कैसे देश के लिए गेम चेंजर है, इसे इस बात से समझिए कि यूपी सरकार ने समिट के लिए जितना निवेश का लक्ष्य तय किया था उससे 3 गुना ज्यादा की बात हो चुकी है। मतलब ये जो बिजनेसमैन बुलाए गए, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं कि आइए यूपी में निवेश कीजिए, इन्वेस्टर समिट ना है बॉस। तो यूपी में निवेश का टारगेट, यानी सरकार ने सोचा था कि इतना हम निवेश लेकर आएंगे, तो सरकार ने टारगेट कितना सेट किया था, 10 लाख करोड़ रुपए, कि भाई हम 10 लाख करोड़ रुपए जुटा लेंगे। ये उन्होंने टारगेट सेट किया। लेकिन अभी तक जो एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, वो एमओयू कितने के साइन हुए हैं सुनिएगा। जो विपक्षी उनके कान से धुआं फेंक देगा। 32,92,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, मतलब करीब करीब 33 लाख करोड़। कहां सरकार 10 लाख करोड़ सोच रही थी कि इतना का इन्वेस्टमेंट आएगा, यहां 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हो गए, साइन कर रहे हैं। और जो एमओयू की संख्या है, एमओयू की संख्या, कितने एमओयू साइन हुए हैं, 18,643 एमओयू साइन हुए। 18,643 बॉस, इतना साइन करने में आदमी जो है वो 4 दिन लग जाए। अब एक ही आदमी थोड़ी साइन कर रहा है, हो गया, साइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आपके लिए खबर यह है कि ये एमओयू जो हैं वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 32-33 लाख करोड़ लाने की संभावना नहीं पैदा कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 92.5 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। करीब करीब आप मान के चलिए नौकरियां और रोजगार मिला के 1 करोड़ के आसपास मामला बन जाएगा। और जो सेक्टर, तो इसलिए ना मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है बॉस। जब इतना रोजगार आएगा, इतना पैसा आएगा, तो इंडिया बम बम होगा, सिर्फ यूपी नहीं होगा। और यूपी में करीब 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है। यह कोई मजाक नहीं है।
यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों आने जा रहा है, यह आपको आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि 33 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है बॉस। आप खुद सोचिए कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या होता है, दूसरों से पैसा निकलवाना। कोई पैसा देता है बॉस? क्योंकि कोई भी उद्योगपति तब तक निवेश नहीं करता जब तक उसे यह भरोसा ना हो जाए कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। ये राहुल गांधी और विपक्ष भले बोल दें कि मोदी जी गए फलाने देश में, उसको बोल दिया कि अरे अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो। ऐसा होता नहीं है बॉस, कोई भी ऐसे नहीं दे देता। 1 रुपया कोई नहीं देता है, रिश्तेदार नहीं देता, ये पैसा बिजनेसमैन लगा देगा पैसा। उसको 100% गारंटी चाहिए होती है कि 1 रुपया लगाएंगे तो 4 रुपया कमाएंगे, मुनाफा चाहिए होता है उसको। आज की डेट में मोदी, योगी और इंडिया, इन 3 नामों में दुनिया का भरोसा कितना बढ़ गया है। आपको यह समझना हो तो एक बार पड़ोस में झांक लीजिए। पाकिस्तान की हालत देखिए भाई, यहां 33 लाख करोड़ लगाने को लोग तैयार हैं। यूपी में 33 लाख करोड़ लगाने को तैयार हो रहे हैं। वहां पाकिस्तान पर कोई देश भरोसा करने को तैयार नहीं है। उसके भरोसे में इस्लामिक देश कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, हमारे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। निवेश तो छोड़िए, कोई लोन नहीं देना चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान से कंपैरिजन आंकड़ों में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में 33 लाख करोड़ के निवेश का मतलब क्या है। यूपी में जितने निवेश से जुड़े समझौते हुए हैं, उसका सिर्फ 1% लोन पाकिस्तान जो है वो हाथ फैला के भीख मांग रहा है IMF से कि 1% लोन दे दो तो मेरा देश चल जाए। और यहां 33 लाख करोड़ का तो निवेश आ रहा है और उसके लिए भी किसी से भीख नहीं मांगी जा रही है। उनको माहौल बना के दिया गया है, तब यह बात हो रही है कि इतना निवेश किया जा सकता है। आंकड़ों में समझिए, यूपी में निवेश की बात कितने की हो रही है? करीब 33 लाख करोड़ की। 33 लाख करोड़ ये करीब है। और पाकिस्तान को अपना देश बचाने के लिए कितना लोन चाहिए? जीडीपी देखें, वो भी पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ी है। पिछले 6 साल में यूपी की जीडीपी किस तरह से बढ़ी, आपको वो भी जानना चाहिए। 2016-17 में यूपी की जीडीपी जो थी वो करीब 12.8 लाख करोड़ की थी। और योगी राज के आने के बाद 2022-23 में यूपी की जीडीपी बढ़कर हो गई है 20.5 लाख करोड़। मतलब करीब करीब 7 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ गई है पिछले 6 साल में। दूसरी बात यह है कि यूपी अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले कुछ सालों में उसकी जीडीपी पाकिस्तान से भी आगे निकल जाएगी। यहां दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने यूपी की जीडीपी से ज्यादा तो निवेशकों से एमओयू साइन करवा लिए और अभी समिट खत्म होने में 2 दिन बचे हुए। लेकिन यह तो हुआ नहीं होगा कि मोदी योगी ने कह दिया, विपक्ष को कहने में क्या था, वो कल को कह देगा कि मोदी जी ने फोन करके कह दिया होगा कि लगा दो पैसा। तो सब लगा देता है सब पैसा। मोदी योगी ने कह दिया और लोगों ने पैसा लगा, लोग पैसा लगाने को तैयार हो गए। कल को यह भी नैरेटिव चल सकता है। ऐसा नहीं होता बॉस। यूपी में ऐसा क्या हुआ कि पैसा लगाने की होड़ मची है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा वो सुनवा देता हूं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज कहलाता था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कमोबेश वही बात करेंगे। 6 साल में यूपी बदला है, इसलिए यूपी में आने वाले लोग भी बढ़े हैं। इतने भारी निवेश को लाने के लिए मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने बहुत मेहनत की।
निवेश के लिए भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं होता। यूपी में भी दुनिया भर के निवेशकों ने पहले हर चीज देखी, कनेक्टिविटी से लेकर कानून व्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, यानी व्यापार के माहौल तक सब कुछ चेक किया, तब जाकर यूपी सरकार के साथ एमओयू साइन की। आप खुद सोचिए ना भाई, आपको एक घर खरीदने जाते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप नहीं देखते हैं कि प्रॉपर्टी का रास्ता कैसा है, आसपास सड़क कैसी है, माहौल कैसा है, आसपास के लोग किस तरह के हैं, तब ना आप जाकर निवेश करते हैं। ये लोग हजारों हजार करोड़ लगाने वाले हैं, ऐसे लगा देंगे बिना माहौल अच्छा लगे कि नहीं मोदी योगी कह रहे हैं चलो लगा देते हैं। आज आपको बताता हूं कि जमीनी स्तर पर यूपी में किस तरह के काम किए गए, जिसकी वजह से यूपी बीमारू राज्य से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त राज्य बनने की तरफ बढ़ा है। 2017 में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आज की डेट में 4 और एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड 2 बड़े एक्सप्रेसवे हैं। इसके अलावा 7 नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और इनकी कुल लंबाई 1974 किलोमीटर की होगी। एक्सप्रेसवेज का निवेश से किस तरह सीधा कनेक्शन होता है यह भी आपको बताता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से इस बार पूर्वी यूपी में 9,55,000 करोड़ रुपए के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से बुंदेलखंड में 4,28,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं बॉस। सिर्फ एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की वजह से इतना निवेश यहां बढ़ रहा है। हैरानी आपको यह जानकर होगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22,494 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ और यह आज की डेट में, आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। तो योगी आदित्यनाथ भी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार निवेशक आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में भी ताबड़तोड़ एमओयू साइन हुए। हाँ, ये अलग है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन माहौल बनना पहले से शुरू हो गया। इस निवेश पर विपक्ष की राजनीति की भी बात करूंगा, लेकिन पहले का हाल बता देता हूं। फरवरी 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है यूपी में निवेश का, किस तरह से यह काम होता चला गया है पिछले कुछ सालों में। 2018 में जो निवेश के लिए एमओयू साइन हुए वो थे 61,792 करोड़ के। 2019 में फिर साइन हुए एमओयू, ये हुए 67,202 करोड़ के। 2020-21 में 20-21 में यहां कोरोना चल रहा था, तो कौन पैसा लगाएगा? लोग अपना पैसा दबा के बैठे थे, कौन पैसा लगाएगा भाई? बचेगा नहीं बचेगा क्या पता। मार्केट खुला 2022 में 80,224 करोड़ के एमओयू साइन हुए और 2023 में जो अभी आपको साल बता रहा हूं, इसमें करीब करीब 33 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए और अब तक जो निवेश आया है वो कहा जा रहा है 3-4 लाख करोड़ के निवेश जो है वो अभी तक वहां पर अलग अलग तरहों से हुआ है। सिर्फ इस इन्वेस्टर समिट से नहीं, दूसरी तरफ से भी कई लोग निवेश कर रहे हैं। जो सिर्फ इसी में आए ऐसा थोड़ी कि वही निवेश करेंगे उसके बाद खत्म हो गया मामला, हो जाइए अब कोई निवेश नहीं। एक तरफ यूपी में इतना निवेश आ रहा है, दूसरी तरफ सियासत जारी है। बहुत से विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि अभी सिर्फ एमओयू साइन हुए हैं, निवेश कहां है?
इन नेताओं को आज अंबानी और बिरला जैसे देश के दो बड़े उद्योगपतियों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि निवेश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है माहौल और दूसरा कनेक्टिविटी। इसके अलावा कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसे देश के बड़े बड़े उद्योगपति आज क्या कह रहे हैं इस समिट को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने इस वक्त कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब इस पॉइंट पर आते हैं कि यूपी में मोदी योगी ने ऐसा क्या बदल दिया बॉस कि इन्वेस्टमेंट की बरसात हो रही है। कोई भी निवेश तब तक जमीन पर नहीं उतरता जब तक निवेशक को पूरा भरोसा ना हो जाए कि वहां इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट माहौल है। माहौल मतलब सड़क, रेल, हवाई रास्ते से कनेक्टिविटी है, दूसरा बिजली होनी चाहिए, तीसरा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, चौथा बिजनेस करना कितना आसान है, राज्य के शहरों की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें देखता है निवेशक, तभी पैसा लगाने को तैयार होता है। आज यूपी के पास ये सारी चीजें बेहतर स्थिति में हैं, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं और इसीलिए निवेशक भी अपने एमओयू को चेक में बदलने के लिए तैयार है। पिछले कुछ सालों में यूपी ने अपने आप को किस तरह से बदला है उसके कुछ उदाहरण देता हूं आपको। सबसे पहले बात लीड्स रैंकिंग की। इसका पूरा मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसमें किसी राज्य में माल कितनी जल्दी पहुंचाया जा सकता है इसकी रैंकिंग बताई जाती है। 2019 में 13वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश, 2021 में उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पर आ गया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने के कारण यह रैंकिंग बेहतर हो गई उत्तर प्रदेश की। अब कोई निवेशक यही ना देखेगा कि मेरा माल कितनी जल्दी दूसरी जगह पहुंच सकता है, कितनी जल्दी आ सकता है, उसमें 6ठे रैंक पर है उत्तर प्रदेश। शहरीकरण के तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रैंकिंग में यूपी नंबर 1 पर है। अगर आप देखें यूपी के शहरों में 53 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 55.7% पूरे हो चुके हैं। 50% काम हो चुका बॉस। राजस्थान में 61 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां 48.7% पूरा हुआ, 50% से कम। देश की राजधानी दिल्ली में 74 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहां पर 43.7% पूरे हुए। गुजरात में भी 61 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 34.2% पूरे हुए। मतलब यूपी सब में आगे। और सुनिए, सबसे जल्दी काम पूरा करने वाले 5 शहरों में 4 यूपी के हैं। इसमें वाराणसी पहले नंबर पर है जो अपना 87% काम पूरा कर चुका है। लखनऊ 70% काम अपना पूरा कर चुका है डेवलपमेंट का। आगरा अपना 70% काम पूरा कर चुका है और प्रयागराज में करीब 67% काम कंप्लीट हो गया। 5 में से 4 बड़े शहर उत्तर प्रदेश के, मतलब तेजी से काम हो रहा है। यही सारी बातें निवेशकों पर बहुत असर डालती हैं, तभी जाकर वो अपना पैसा निवेश करते हैं। निवेश के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी का रोल कितना बड़ा है इसको भी समझिए। इसमें एयरपोर्ट और हाईवे एक्सप्रेसवे के बारे में बताता हूं। 2017 में 2 एक्सप्रेसवे थे, 2023 में 4+1 जेवर का माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। 2017 में यूपी में एयरपोर्ट आपको बता रहा हूं, यूपी में एयरपोर्ट 2017 में 2 थे और आज की डेट में 2023 में 4+1, ये 1 जो है ये जेवर में काम चल रहा है, 4+1 हो चुका। एक्सप्रेसवे अगर आप देखेंगे 2016 में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था उत्तर प्रदेश के अंदर। 2023 में जो एक्सप्रेसवे है वो 923 किलोमीटर का हो चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है बॉस। और काम चल रहा है 1974 किलोमीटर पर।
सोच रहे हैं आप? मतलब जबरदस्त एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाईवे 8,712 किलोमीटर था 2017 में, आज की डेट में 12,000 किलोमीटर का हाईवे उत्तर प्रदेश। 2016 में एक मेट्रो ट्रेन चलती थी लखनऊ में, 2023 में कानपुर में पूरी हो गई है और 5 शहरों में काम चल रहा है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। 12 शहरों में प्लान है, दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो 2024 तक पूरी हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में शानदार हो गई, इसलिए लोग देख रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में निवेश हो सकता है। किसी भी राज्य में निवेश का माहौल बनाने के लिए सुरक्षा का माहौल देना पड़ता है, इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रहे हैं, क्राइम कंट्रोल पर पूरा जोर दिया और इसका नतीजा एनसीआरबी के आंकड़ों में दिख रहा है। अगर आप देखेंगे क्राइम रेट, जो मर्डर क्राइम रेट है प्रति 1 लाख की आबादी पर, वो यूपी में 1.6 है और राजस्थान में 2.2। एक तरफ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, जहां लाखों करोड़ से जुड़े निवेश के समझौते पर साइन हो रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो आईएमएफ से लोन लेने के लिए भी एक साइन के लिए तरस रहा है। वहां एमओयू पे एमओयू साइन हो रहे हैं, यहां एक साइन पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को लोन देने के लिए आईएमएफ की टीम 10 दिन पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं पकड़ाई और बिना फूटी कौड़ी पकड़ाए आईएमएफ का दल कल रात पाकिस्तान से वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गया। सारा फाइल देखा, पूरा चेक कर लिया, उसके बाद चला गया, दिया 1 रुपया नहीं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जो अगली किश्त मिलनी थी, उसको लेकर बातचीत टल गई और लोन के लिए पाकिस्तान का इंतजार और बढ़ गया। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1.1 बिलियन यानी 29,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, लेकिन इस लोन के लिए आईएमएफ की कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों पर 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी, जो अब कहा जा रहा कि फेल हो गई। हालांकि गुरुवार की शाम तक पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया को यही बताया कि डील हो गई बॉस, डील हो गई, आईएमएफ हो गई। अब क्यों आईएमएफ को भरोसा नहीं हो रहा? इसकी वजह यह है, अगर आप देखेंगे, आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को लोन दिया, इससे पहले भी दे चुका है। कितनी बार दिया आपको पता है? 14 बार लोन दिया है, 14 बार। और पाकिस्तान ने कितनी बार लोन लौटाया आपको पता है? पाकिस्तान ने लोन लौटाया है 0 बार, अंडा 1 बार नहीं लौटाया। 1 बार नहीं लौटाता ये आदमी, ये देश। तो जो 1 बार भी लोन नहीं लौटा रहा है, उसको आईएमएफ लोन देने के पहले 10,000 बार सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जिसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसको कर्ज देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वही हिम्मत आईएमएफ जुटाने का प्रयास कर रहा है। आईएमएफ की टीम के पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में यह बात होने लगी कि आईएमएफ से डील में कंफ्यूजन की वजह से बात नहीं बन पाई, क्योंकि पहले यह दावा किया गया कि बात बन गई, फिर दावा किया गया कि बात अभी टल गई। हालांकि शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि पाकिस्तान आईएमएफ की सभी शर्तों को मानने को तैयार है और लोन मिलने में देरी एक रूटीन प्रक्रिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए अब आपको बताता हूं कि आईएमएफ की वो कौन सी शर्तें हैं जो पाकिस्तान को पूरी करनी है। एक तो उसको 17,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाना होगा। वो पब्लिक को किस मुंह से लगाए, उसको पता है कि अगर लगाएंगे तो जूते पड़ेंगे। पब्लिक वैसे ही नाराज बैठी है और नहीं लगाएंगे तो वैसे ही देश बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए हालत यह है कि वो अजय देवगन की फिल्म नहीं आई थी फूल और कांटे, वो 2 बाइक पे पैर फैला के चल रहा था, वही अजय देवगन बना हुआ अभी पाकिस्तान। एक बाइक इधर जाएगी तो इधर गिरेगा, वो जाएगी उधर तो उधर गिरेगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा कितने देर बैलेंस बना। गैस और एनर्जी सेक्टर की सब्सिडी को कम करना है। पब्लिक के पास अभी गैस और एनर्जी का पैसा चुकाने को नहीं, तुम सब्सिडी हटा दो, कैसे देगा बॉस? उसको सुनिश्चित करना होगा कि गैस सेक्टर का कर्ज ना बढ़े। कैसे नहीं बढ़ेगा? डीजल पर डेवलपमेंट फीस 50 रुपए कर दी गई है। गरीबों को कैश ट्रांसफर योजना बीआईएसपी का आवंटन 40,000 करोड़ रुपए करना है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 30 अरब रुपए की रकम जमा करनी है। 3% बाढ़ सेस लगाकर 60 अरब रुपए जुटाने हैं।
प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर एडवांस टैक्स से 30 अरब रुपए जुटाने हैं, विदेश से आने वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाना है। मतलब पाकिस्तान की हालत यह है कि आईएमएफ जितना पैसा दे नहीं रहा है उससे ज्यादा तो मुसीबत दे रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खर्च सेना पर ही होता है। आपको पाकिस्तान का डिफेंस बजट बताऊं, जो देश बर्बाद होता है, बर्बाद हो रहा है, उसका डिफेंस बजट आप सुनिए। पाक का डिफेंस बजट, रक्षा बजट जिसको कहते हैं, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए भाई, 1.5 लाख करोड़। इतना पैसा खर्च करके ये हर बार इंडिया से हारता है। तो यही पैसा घटा ना लो, हर बार हारते ही हो तो कम पैसा खर्चा करके हारो। इसमें 10% यानी 15,000 करोड़ रुपए कम करें तो डिफेंस बजट 1,35,000 करोड़ हो जाएगा। यही आईएमएफ कह रहा है कि 20% कर लो, 30,000 करोड़ रुपए तो वहीं से निकल आएंगे। लेकिन उसको दिक्कत है क्योंकि वहां तो मिलिट्री राज चलता है। उनको लग रहा है कि भैया ये तो हमारे जेब में जो पैसा आता था वो उधर चला जाएगा। पाकिस्तान यही नहीं चाहता ना कि उसके रक्षा बजट में कमी आए, वो तो भारत के टक्कर के लिए रक्षा बजट बढ़ाता रहता है। लेकिन अब आईएमएफ की शर्त की वजह से वो फंस गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की संपत्ति की डिटेल शेयर करने को भी कह दिया। यह शर्त भी पाकिस्तान नहीं मान रहा क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन सेना में ही है। हमारे यहां जो फौजी के पास पाकिस्तान और विदेश में कई संपत्तियां हैं। इस्लामाबाद और कराची में बाजवा परिवार के पास कई कमर्शियल प्लॉट हैं, फार्म हाउस है। बाजवा की बहू भी शादी के फौरन बाद अरबों की संपत्ति की मालकिन बन गई। अक्टूबर 2018 में बाजवा की होने वाली बहू के पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। 2 नवंबर 2018 को शादी से ठीक पहले बाजवा की बहू की संपत्ति 1 अरब रुपए से ज्यादा हो गई। यह तो सिर्फ एक सेना प्रमुख की प्रॉपर्टी की डिटेल है। पाकिस्तान में सेना इतना भ्रष्टाचार करती है, अकूत संपत्ति है भाई, बिजनेस है वहां। फौज जो है वो बिजनेस है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में बताया था कि पाकिस्तानी सेना के पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। एकदम प्राइम लोकेशन में ये लोग अपना घर बना के रहते हैं, जो अलग अलग फाउंडेशन से चलते हैं। पाकिस्तानी सेना गैस और तेल के कारोबार में भी दखल रखती है। सेना गैस और तेल के कारोबार में, सेना के पास डीजल उत्पादक कंपनी भी है जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल के साथ समझौता किया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पास एक एविएशन कंपनी भी है। युद्ध जीतने के अलावा ये सब काम कर लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना कई बिजनेस भी चलाती है जिससे हजार जाएंगे। तो ये हालत हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन वही अजय देवगन 2 बाइक पे पैर फैलाए, उसके पास रास्ता भी नहीं है बढ़ना। उसको दोनों ही बाइक के ऊपर ही, आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं और संकट भी है। एक बाइक इधर तो गए नीचे। देखिए एक चीज क्लियर है, देश इस्लामिक होने से ही मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं हो जाता। यह पाकिस्तान के मुसलमानों को समझ में आ रहा है। खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो काहे का अच्छा भाई। लेकिन भारत में देख लीजिए कि भारत का मुसलमान कितनी बेहतर स्थिति में रहता है। और अब आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी और मुसलमानों का कनेक्शन क्या है। उनके वो मुस्लिम दोस्त कौन हैं जिन्होंने सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी थी मोदी जी को, और माइनॉरिटी बजट घटा देने का सच क्या है। आज इस चैप्टर को खोलने की बजाय हाल ही में संसद में अधीर रंजन चौधरी से लेकर ओवैसी तक ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी के राज में मुसलमान का हाल ठीक नहीं। यह उन्होंने तब कहा जब नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों को हज यात्रा में सबसे बड़ा तोहफा दिया था, नई हज पॉलिसी के तहत, जिसके बारे में मैंने आपको पाठशाला में बताया था। लेकिन आज पीएम मोदी अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों के बीच थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। एक और तस्वीर में भी प्रधानमंत्री मोदी बोहरा समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का हाथ पकड़े हुए बातचीत करते हुए दिखे। एक क्लोजनेस दिख रही। प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यक्रम में पहुंचे तो बोहरा समुदाय ने अपने अंदाज में उनका अभिनंदन भी किया। एक बार दिखाता हूं।
बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि वो यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं आए, बल्कि वो इस परिवार के सदस्य हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनका बोहरा समुदाय से 4 पीढ़ियों का नाता। एक बार सुनिए उनको। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को। ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की गई जिसमें यह बताया गया कि साल 2005 में चेन्नई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी जिस होटल में ठहरे थे वहां बोहरा समुदाय ने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। ये तस्वीरें आप देखिए उस कार्यक्रम की। ये कनेक्ट रहा है नरेंद्र मोदी का मुस्लिम समाज से, बोहरा समाज से। साल 2003 में भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सूरत में बोहरा समुदाय के शिक्षण संस्थान में गए। तब नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन से मुलाकात की थी। दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े व्यापारियों का एक वर्ग गुजरात में रहता है। इसमें ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जब बिजनेस फ्रेंडली नीतियों को अपनाया तो बोहरा समुदाय का विश्वास नरेंद्र मोदी पर बढ़ा। बोहरा समुदाय से जुड़े लोगों के मुताबिक गुजरात दंगों की यादों को पीछे छोड़ते हुए गुजरात में बोहरा समुदाय ने नरेंद्र मोदी की विकास की छवि के साथ तालमेल बिठाया। थोड़ा सा आपको बोहरा समुदाय के बारे में भी बताता हूं। दाऊदी बोहरा समुदाय इस्माइली शिया इस्लाम का उप समुदाय है। पहचान है। उनके पहनावे को लिबास अल अनवर कहा जाता है। दाऊदी बोहरा से जुड़े लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, सिर पर सफेद और सुनहरे रंग की टोपी पहनते हैं। बोहरा समुदाय के पुरुष सफेद कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं ब्राइट कलर की ड्रेस पहनती हैं। बोहरा समुदाय का पहनावा उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये सारी तस्वीरें देखने के बाद भी इस देश में आरोप यह लगता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। इस कार्यक्रम में यह साफ दिख रहा है कि बोहरा मुस्लिम समुदाय से प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन बहुत गहरा है, पुराना है। लेकिन विपक्ष का नैरेटिव हमेशा यह रहता है कि मोदी जो है मुस्लिम विरोधी हैं, सरकार मुस्लिम विरोधी, जबकि बोहरा मुस्लिमों से नरेंद्र मोदी का लगाव तब से जब से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ये उसी गुजरात की बात है जिसके दंगों की डॉक्यूमेंट्री दिखाकर हाल में एक बार फिर मुसलमानों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने की साजिश की गई। अच्छा, अभी बजट सेशन में बजट के आंकड़े दिखाकर यह साबित करने की कोशिश हुई कि नरेंद्र मोदी केवल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि वो देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यह आरोप इस आधार पर लगाया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का जो बजट है उसमें कटौती कर दी। आज आपको इसका सच भी जानना चाहिए। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री, उसका बजट अगर आप देखेंगे, बजट देखिए 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तब अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कितना होता था? 3,531 करोड़ रुपए। 2022-23 में आज की डेट में पिछले साल तक इसका बजट कितना था? 5,020 करोड़ रुपए, यानी यूपीए के जमाने से बढ़ गया। 2023-24 में यह बजट जो है वो है 3,097 करोड़। और इसी को लेकर माहौल यह बनाया जा रहा है कि देखिए पिछले साल 5,000 करोड़ था, इस बार घटा दिया गया और 3,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन यह सच नहीं है, इसकी कहानी है। एक तो साफ है कि भाई सत्ता संभालने के शुरुआती 8 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट करीब 1,500 करोड़ बढ़ाया, जो करीब 40% का जंप है। तो अल्पसंख्यक कल्याण भी नरेंद्र मोदी के फोकस में, ये तो आंकड़े में दिखता है। लेकिन पॉइंट यह है जो विपक्ष कह रहा है कि ये 5,000 करोड़ से 3,000 करोड़ कैसे हो गया। यही आरोप है ओवैसी का और बाकियों का कि 2,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। लेकिन इसके पीछे एक वजह है। आपको वो वजह बताता हूं कि वो वजह क्या है। दरअसल कहानी यह है कि अगर आप देखेंगे जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर आपको बताऊं, 2022-23 इसमें अगर आप देखेंगे जो बजट था वो कितना था? 5,020 करोड़ था, ये अभी आपको बताया। खर्च इसमें से कितना हुआ?
2612 करोड़ खर्च हुआ और कितना खर्च नहीं हुआ, करीब करीब 2400 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ। और इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं भाई, अलग अलग राज्यों में भी जो है वो आप माइनॉरिटीज के लिए जो योजनाएं चलाते हैं, केंद्र से पैसा मिलता है, वो यूज हुआ नहीं हुआ करके 2400 करोड़ रुपया बच गया। तो इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 में जब बजट बनाया गया तो 3097 करोड़ उसको कर दिया गया, क्योंकि जब 2400 करोड़ बच जा रहा है और आपने खर्च ही 2600 करोड़ किया है तो इस बार उसको 3097 करोड़ कर दिया। तो जितना आपने खर्च किया था उससे तो ज्यादा ही है, 485 करोड़ तो ज्यादा है, 18% ज्यादा है जितना खर्च किया उससे। आप खर्च करें ना करें, लेकिन पिछले बार 5000 करोड़ था तो इस बार 10,000 करोड़ कर दें। लेकिन माहौल बना दिया गया कि भाई देखिए बजट घटा दिया, बजट घटा दिया। अरे भैया खर्च तो करो, खर्च ही नहीं कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि भाई अच्छा सब खर्च केंद्र को नहीं करना होता बजट में, इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र ही करेगा, राज्यों को भी करना होता है, लेकिन माहौल बनता है। लेकिन जब माहौल बनाने की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब स्पोर्ट्स की क्लास, इसमें आज बात होगी भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा पर लगे बॉल टैंपरिंग के आरोप की, उसका सच बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि इंडिया की एक टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की 2 टीम कैसे मैच खेल रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टेस्ट मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम तो मैदान में मैच खेल रही है, लेकिन एक दूसरी टीम भी है जो टीम इंडिया के साथ छुपकर मैच खेल रही है। वो टीम कौन है ये बताऊं उससे पहले पूरा मामला बताना चाहता हूं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच के दौरान विवाद क्या हो गया वो सुन लीजिए। नागपुर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, 45 ओवर का खेल हो चुका था, ऑस्ट्रेलिया के 120 पर 5 विकेट गिर गए थे, इनमें से 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए थे। इनिंग का 46वां ओवर डालने के लिए रविंद्र जडेजा ने बॉल अपने हाथ में लिया। जडेजा हाथ में बॉल लेकर मोहम्मद सिराज के पास गए और सिराज के हाथ से कोई क्रीम जैसा ऐसा लगा कि लिए और अपनी उंगली पर लगाने लगे, और उनके हाथ में बॉल भी थी। यहीं पर हो गया सारा तमाशा शुरू। रविंद्र जडेजा ने अपनी उंगली पर क्रीम लगाई, बॉलिंग की, खेल चलता रहा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहां से एंट्री हुई ऑस्ट्रेलिया की उस दूसरी टीम की जो छुपकर मैच खेल रही है, और वो टीम है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने इसे बॉल से छेड़छाड़ से जोड़कर पेश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की फॉक्स क्रिकेट ने बताया, लिखा कि यह इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच पहले टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान एक संदिग्ध घटना देखने को मिली जिस पर बहस शुरू हो गई। फॉक्स क्रिकेट के इस ट्वीट पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने रिप्लाई करते हुए लिख दिया कि व्हाट इज इट ही पुटिंग ऑन हिज स्पिनिंग फिंगर, नेवर एवर सीन दिस। यानी रविंद्र जडेजा जिस हाथ से बॉलिंग करते हैं उसकी उंगली पर क्या लगा रहे हैं, इस तरह का पहले कभी कुछ नहीं देखा। माइकल वॉन कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। आज मैं उनको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने कैसे कैसे कांड किए। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कप्तान टिम पेन ने इस घटना पर क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि इस सीरीज को पूरा होने में अभी काफी वक्त है, मैंने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी। सब मतलब माहौल बनाने लगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि क्रिकेट के खेल में मोरालिटी का ठेका उनके पास है, वो जो कहेंगे वही सही होगा। रविंद्र जडेजा ने जो किया उस पर सवाल उठाने वालों को एक तस्वीर से बताता हूं कि जडेजा ने क्रीम लगा के क्रिकेट का कोई नियम नहीं तोड़ा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 4 फ्रेम, इसको अगर यहां डालिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि रविंद्र जडेजा ने किया क्या। 4 फ्रेम आपको दिख रहे हैं। यहां वो सिराज के पास गए, सिराज ने अपना हाथ आगे बढ़ा हुआ है और इस पर देखिए कुछ सफेद सफेद दिख रहा है, तो कुछ क्रीम जैसी लगी हुई है। यहां देखिए वो क्रीम जैसा कुछ ले रहे हैं उंगली पर। उसके बाद आप देखिए कि अपनी उंगली पर क्रीम लगाते हुए दिख रहे हैं, और यहां पर, और ये बॉल जो है ना वो पीछे की तरफ है, उंगली पर क्रीम लग रही है, बॉल पीछे है। तो इन 4 फ्रेम को देखकर क्लियर हो जाता है कि जडेजा ने अपनी उंगली पर कुछ लगाया, गेंद पे तो कुछ लगाया ही नहीं, टच ही नहीं हुआ। खेल के दौरान कई बार क्रिकेटर पेन रिलीविंग स्प्रे लगाते हैं, पेन किलर भी खाते हैं और इस तरह की पेन रिलीविंग क्रीम भी लगाते रहते हैं। ऐसा करके जडेजा ने ना तो किसी नियम को तोड़ा, ना ही बॉल टेम्परिंग की। क्या स्पिनर जो है ना ऐसे बॉल को पकड़ के फेंके, उसका हाथ छिल जाता है बॉस। कभी स्पिनर का देखिएगा पूरा हाथ छिला रहता है, यहां दर्द हो जाता है बॉल ऐसे पकड़ के फेंकने में। बॉल पर कोई बाहरी चीज लगाने या उसे रगड़ने को लेकर आईसीसी का नियम क्या है वो भी आपको बताता हूं। आईसीसी के नियम नंबर 41.3.2.1 में लिखा है कि
कि खिलाड़ी बॉल को अपने कपड़े टॉवल से रगड़ सकते हैं, लेकिन बॉल पर किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बॉल को सिर्फ प्राकृतिक चीज जैसे पसीने से साफ किया जा सकता है, वो भी इस तरह से जिससे समय खराब ना हो। तो बॉल पे तो कुछ लगा ही नहीं। जडेजा पर सवाल उठाने वाले क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कैप्टन माइकल क्लार्क ने जवाब दिया। माइकल क्लार्क और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रह चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि इस मामले में बवाल मचाने या विवाद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बॉलिंग करने की वजह से जडेजा की उंगली पर छाला हो गया होगा या कट लग गया होगा, इसी वजह से जडेजा ने क्रीम लगाई होगी। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कमेंट करने की भी जरूरत है। ये वो ऑस्ट्रेलिया है जिसके खुद के खिलाड़ियों पर बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे हैं, बल्कि सजा भी हो चुकी है। आपको याद दिला देता हूं, 2018 में ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई थी। दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट की सीरीज खेली गई थी, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 3-1 से जीत लिया था। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने बहुत बड़ा कांड किया था, जिससे पूरा क्रिकेट वर्ल्ड हिल गया था। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 22 मार्च 2018 को चल रहा था। मैच के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही थी। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के कैमरून बेनक्रॉफ्ट बॉल में पीले रंग का टेप रगड़ते हुए दिख रहे थे, कैमरे में कैद हो गए। बाद में पता चला कि सैंड टेप है, जिससे बॉल को घिस रहे थे और खुरदुरा कर रहे थे ताकि बॉल रिवर्स स्विंग होने लगे। बॉल टेम्परिंग के इस मामले में उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कबूल किया था कि बॉल से छेड़छाड़ के बारे में टीम के लीडरशिप ग्रुप में चर्चा हुई थी। रिवर्स स्विंग के लिए जानबूझकर बॉल से छेड़छाड़ की गई थी। बॉल टेम्परिंग के मामले में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1-1 साल के लिए बैन किया। बेनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा। ये भाई रो रहा था। आज इनकी मीडिया जो है वो तमाशा कर रही है, जबकि रविंद्र जडेजा ने कुछ नहीं किया। अच्छा, टीम इंडिया ने भी कह दिया कि भाई इसमें क्या तमाशा करो। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई शिकायत नहीं की, मैच रेफरी ने कुछ नहीं कहा। ये लोग जाकर तमाशा मीडिया वाले कर रहे हैं प्रेशर बनाने के लिए। पिच पर पहले बनाया, पिच को लेकर प्रेशर, अब बॉल को लेकर। ऐसे थोड़ी होता है, खेलो ना। और वो तो बॉल वैसे ही घूम रही है भाई। जब बॉल नहीं घूमती तब ना रविंद्र जडेजा कुछ करेगा। हार रहे हो तो नाटक कर रहे हो, कम से कम ढंग से खेलो। पाठशाला में आज के लिए इतना ही।